हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम लोग वैल्यूएशन ऑफ शेयर, वैल्यू ऑफ शेयर, जो कि आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का आने वाला है बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर्स में। हम लोग उसका पूरा का पूरा रिवीजन, वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। यदि आप वैल्यू ऑफ शेयर कहीं नहीं भी पढ़े हो, आप ये पूरा का पूरा वीडियो देखो। ईयर सॉल्यूशन के साथ साथ मैं यहाँ पे पूरा कवर कर चुका हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा एक बार। वैल्यू ऑफ शेयर्स में जो हम लोग पीडीएफ यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं ना, आप अच्छे तरीके से देखो एक बार। ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ में मैंने तो पहले ऊपर फर्स्ट एक पेज में मैंने पूरा का पूरा चीज को इंकॉर्पोरेट किया विद अ प्रॉपर पेपर एनालिसिस, पेपर एनालिसिस के साथ। मतलब सर, मतलब कि यहाँ पे जो आप देखोगे ना, जितना मेथड है उसमें कब कब आया है वो भी ईयर लिखा हुआ है। इसके अलावा इसी पेपर के नीचे मतलब इसी पेज के नीचे आप देखोगे तो ईयर वाइज क्वेश्चन दिया हुआ है। 2009, 2010, 2011, 12, इस तरीके से पूरा दिया हुआ है, ठीक है। तो आप अभी से भी चाहो तो पूरा का पूरा चैप्टर को मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा। आप मेरे साथ बने रहो तो पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग यहाँ पे कवर कर देंगे। 10 मार्क्स का आता है मेरे दोस्त, मेरे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको कहीं पे भी किसी भी केसेस में आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। सर, ये पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा? नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम है। टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे दे दिया है, वहां पे जाके अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और उसमें आपको यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं यदि वैल्यूएशन ऑफ शेयर के बारे में, तो देखिए शेयर्स का वैल्यूएशन क्यों सीख रहे हैं। देखो, अगर हम लोग किसी भी शेयर का वैल्यू क्यों होता है ये समझते हो। देखो, शेयर का वैल्यू का मतलब होता है कि सपोज रिलायंस कंपनी का शेयर का वैल्यू क्या है, ये कैसे निकलता है और क्यों निकलता है, पहले ये बताते हैं। देखो, तो वो कैसे निकलता है इसके लिए तो चार मेथड है अपने पास। बट यदि बात करूं मैं क्यों निकलता है तो मैं बताता हूँ। देखो, सपोज एक कंपनी है, ए बी सी कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी को पी क्यू आर खरीदना चाहता है, तो इस कंपनी को कितना में खरीदेगा। देखो, एक होता है फेस वैल्यू, जितना पे शेयर, जैसे 10 रुपए का शेयर, 10 रुपए का शेयर इज द फेस वैल्यू, जिसमें शेयर का नाम जो टैग रहता है उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। तो सर, क्या फेस वैल्यू को ही हम लोग क्या मान ले, फेस वैल्यू को वैल्यू ऑफ द शेयर मान ले? नहीं सर, क्योंकि देखो मार्केट प्राइस उसका कुछ और होगा, इसका मार्केट प्राइस कुछ और होगा। इसका मतलब ये हुआ कि फेस वैल्यू को हम लोग कभी वैल्यू ऑफ शेयर नहीं बोल सकते। इसका मतलब ये हुआ कि आपको यदि कोई कंपनी दूसरे कंपनी को खरीदता है तो उसका एक शेयर का वैल्यू निकालता है, तब वो उसका अमाउंट पेमेंट करता है। इसीलिए हमारा ये चैप्टर बना हुआ है कि सपोज ये एबीसी का 1000 शेयर है, तो 1000 शेयर कितना कितना से मल्टीप्लाई करे ताकि इतना अमाउंट ये पीक्यू और एबीसी को दे दे और वो ये एबीसी के लिए कभी लॉस ना हो। ऐसा कुछ हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। समझ में आया क्या बात? ओके सर, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। ठीक है। हालांकि क्यों का कभी आंसर कभी एग्जाम में पूछेगा भी नहीं, आपको बताने का दरकार है भी नहीं, बस खाली बस मैंने ऐसे बता दिया शुरुआत में, ठीक है। आइए, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि कैसे निकालते हैं। देखो, यदि मैं बात करूं पहले, देखो एक बार। देखो, वैल्यू ऑफ शेयर, शेयर्स का वैल्यू निकालने के लिए अपने पास ना 5 मेथड है कुल मिला के। अपने सिलेबस में 4 मेथड है, बट कुल मिला के अपने पास 5 मेथड है, ठीक है। देखिए, पहला मेथड का नाम है नेट एसेट नेट एसेट बैकिंग मेथड। इसका नाम इसका नाम नेट एसेट बैकिंग मेथड है। दूसरा नाम इसका एसेट बैकिंग मेथड है या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड है। तीनों नाम एक ही है। इसका सॉल्यूशन एकदम सेम तरीके से होगा। क्या मैं बोला, मैं बोल रहा हूँ कि आपका शेयर्स का वैल्यूएशन करने का अपने पास जो मेथड है वो है अपना, एक है पहला नेट एसेट, जिसका सेकंड नाम है एसेट बैकिंग मेथड, और तीसरा क्या है, इंट्रिंसिक मेथड। नाम एक ही है, ठीक है, नाम अलग अलग है मगर मेथड एक ही है, ठीक है। सेकंड मेथड का नाम है अर्निंग ऑफ यील्ड वैल्यू मेथड, मतलब जहां पे हम लोग अर्निंग्स को बेस बना के शेयर का वैल्यू निकालते हैं। ओके सर। थर्ड थर्ड है क्या, फेयर वैल्यू मेथड। प्रोडक्शन फैक्टर्स मेथड अपने सिलेबस में नहीं है, ये कट किया हुआ है मैंने। और यहाँ पे प्राइस अर्निंग मेथड है तुम्हारा ईपीएस से जो हम लोगों का समझ निकलता है। देखिए, हमारे सिलेबस में जो सबसे ज्यादा बार आया है वो आया है ये वाला। तो आप इसको मैं स्टार मार्क कर सकता हूँ कि एसेट नेट एसेट पैकिंग मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके मैं इंपॉर्टेंट कर सकता हूँ। सर, इसमें शेयर वैल्यू का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। देखो, फॉर्मूला होता है नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी से होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। क्या करोगे, नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी से डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग। मतलब क्या हुआ, देखिए देखिए, समझते हैं पहले, उसके बाद हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन समझ लेंगे। एक बात बताओ, कोई एक कंपनी है, सपोज एबीसी, मैंने एग्जांपल दिया था, एबीसी कंपनी है, उसका प्रॉफिट आया मान लीजिए 10 लाख रुपए, ठीक है। एग्जांपल अच्छे तरीके से समझना, टाइम पास नहीं कर रहा हूं मैं, हाँ। तो एग्जांपल को अच्छे तरीके से समझोगे तुम्हारा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। 10 लाख रुपए का आया, ठीक है। आपको पता है कि प्रॉफिट आया 10 लाख रुपया, सपोज इसने डिवेंचर इशू किया था, डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट करेगा, मान लीजिए 1 लाख रुपया बचा, कितना सर, 9 लाख रुपया। ओके सर, 9 लाख रुपया बचा। सर, मान लीजिए इसका प्रेफरेंशियल डिविडेंड भी है,
प्रीफरेंस शेयर लिए तो उसको डिविडेंड होल्डर वाले को देगा। सर मान लीजिए 1 लाख रुपया बचा, कितना 8 लाख रुपया। अभी आपको पता ही है कि ये 8 लाख रुपया किसके लिए है सर? ये 8 लाख रुपया डिविडेंड के रूप में कंपनी इशू कर सकती है शेयर मार्केट में। जिसके पास भी शेयर है, देखो एक बात बताओ, जिसके पास शेयर होल्डर होता है, जो जो भी किसी कंपनी का शेयर अपने पास रखता है वो शेयर होल्डर कहलाता है। और शेयर होल्डर का मतलब वो कंपनी का मालिक है। आपको पता है कि कंपनी का मालिक हमेशा लास्ट में खाता है सब चीज। मतलब प्रॉफिट आने के बाद जितने भी बाहर के लोग होते हैं पहले उसको खिलाया जाता है, उनको उनको प्रॉफिट का हिस्सा बांटा जाता है, उसके बाद यदि बचता है तो वो पैसा डिविडेंड के रूप में इक्विटी शेयर होल्डर वाले को मिलता है। ये आपको पता है। ये लॉजिकली भी सही है। सोचिए ना, अगर घर पे भी खाना बनता है तो सबसे पहले हम लोग मेहमान को देते हैं, ताकि मेहमान पहले खा ले अच्छे तरीके से, उसके बाद बचता है तो हम लोग खाते हैं। सेम चीज यहाँ पे भी है कि पहले जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का पहले बंटवारा हम लोग बाहर वाले को देते हैं, उसके बाद जो बचता है तो इक्विटी वाले को मिलता है। तो हम लोगों को क्या निकालना है पता है? देखो क्या लिखा हुआ है, अर्निंग अवेलेबल। क्या लिखा हुआ है देखो, नेट एसेट अवेलेबल टू द इक्विटी होल्डर्स या फिर अर्निंग अवेलेबल टू द इक्विटी होल्डर। इसका मतलब ये हुआ कि वो एसेट्स एसेट्स का वो वैल्यू जो इक्विटी से होल्डर वाले के लिए अवेलेबल है। मतलब सब चीज का बंटवारा हो गया, सभी बाहर वाले लोगों को दे दिया गया, उसके बाद का जो नेट एसेट बचेगा उसका हम लोगों को अमाउंट यहाँ पे लेना है। ओके सर, मतलब यदि मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं तो आपको दिख रहा है यहाँ पे सबको देने के बाद हमारे पास एक्चुअली तो प्रॉफिट 10 लाख का था, बट सब बाहर वाले को देने के बाद जो मेरे पास बचा है वो है अपना 8 लाख रुपया। इसको बोला जाएगा क्या? नेट अर्निंग अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्लियर है क्या? यस सर। अब देखिए 8 लाख रुपया मेरा बचा है इक्विटी वाले का। अब तुमको डिवाइड इसे इसको डिवाइड करना है एक शेयर का दाम निकालने के लिए। तो क्या करोगे सर? नंबर ऑफ शेयर। मान लीजिए इस कंपनी का शेयर है 1000। मान लीजिए इस कंपनी का शेयर कितना है? 1000। मान लीजिए इस कंपनी का शेयर कितना है? 1000। तो आप क्या करोगे? 1000 से डिवाइड कर दोगे, वो जो रेट निकलेगा ना, ये 800 रुपया जो निकलेगा, दिस इज कॉल्ड व्हाट? वैल्यू ऑफ शेयर। तो पहला जो मेथड है एसेट बैकिंग मेथड, वो यही बोलता है सिंपल सा, क्या कीजिए, वैल्यू ऑफ शेयर निकालने के लिए सिंपल क्या कीजिए, पहले प्रॉफिट निकालिए जो कि इक्विटी से होल्डर वाले के लिए है। सर प्रॉफिट भी हो सकता है, नेट एसेट भी हो सकता है। तो नेट एसेट कैसे निकलता है, ये कैसे निकलता है, ये कैलकुलेशन बताइए सर। ये मेरे ऊपर छोड़ दो अभी के लिए। क्या आपको वैल्यू ऑफ शेयर का फॉर्मूला याद है? यस सर, सिंपल है में कि जितना प्रॉफिट इक्विटी वाले को अवेलेबल है डिवाइड बाय कर दो नंबर ऑफ इक्विटी से, जो बचेगा तुम्हारा क्या निकलेगा? वो निकलेगा वैल्यू ऑफ शेयर्स। आई थिंक इट इज क्लियर, राइट? आई थिंक इट इज क्लियर। ठीक है। पहली बात तो मैं बता दूं आपको, आपको यहाँ पे जो मैं वैल्यूएशन शेयर पढ़ा रहा हूँ ना, आप अच्छे तरीके से यदि अटेंटिव होकर सुनोगे और साथ साथ मेरे साथ लिखोगे तो बेटर होगा तुम्हारे लिए। ठीक है। तो आप यदि नहीं लिख रहे हो, ऐसे बस बैठे हो, तो भाई दिक्कत है थोड़ा। हाँ, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये क्या नेट एसेट एंड एसेट बैकिंग मेथड और इंटेंसिव वैल्यू मेथड का फॉर्मूला क्या होता है। नेट एसेट अवेलेबल टू द इक्विटी से होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। चलिए सर, ये यही फॉर्मूला हमको याद हो गया कि सर जो भी इक्विटी वाले के लिए अवेलेबल होगा वो अमाउंट डिवाइड बाय कर देंगे नंबर ऑफ शेयर, तो आ जाएगा तुम्हारा पर शेयर का वैल्यू। यही हमारा निकालना था, हमारा निकल चुका है। सर आगे बताइए। देखिए ये एग्जाम में देखिए कितनी बार आया है। 2009 में आया था, 2012 में आया था, तो 13 में आया था, तो 14 में आया था, 17 में आया था, 18 में आया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ रहा होगा। ओके सर, ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बताइए सर। देखिए अब हम लोगों का क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये नेट एसेट अवेलेबल टू द इक्विटी होल्डर, सर आप जो बताए हम समझ गए कि क्या होता है, बट ये निकलता कैसे है? देखिए इसका निकलने का ना दो तरीका है। ये निकालने का क्या है? दो तरीका है। अब दो तरीका कैसे है सर? देखिए आपको पता है बैलेंस शीट होता है, बैलेंस शीट। ये आपका बैलेंस शीट है। आपको बैलेंस शीट याद होगा तो आपका कैपिटल यहाँ पे आता है, रिजर्व्स यहाँ पे आता है, बहुत सारा लायबिलिटी यहाँ पे आता है, और यहाँ पे बहुत सारा फिक्स्ड एसेट आता है, इन्वेस्टमेंट आता है, यहाँ पे करेंट एसेट आता है। ये आपका बैलेंस शीट है। सर हम लोगों का तो बैलेंस शीट चेंज हो चुका है ना? अरे भैया हम आपको जो बोल रहे हैं वो समझो एक बार। हम जो पुराना वाला टी फॉर्मेट है ना, उसके उसको बेस बना के समझाना चाह रहे हैं, समझना है। यही होता है ओवरऑल बैलेंस शीट। यस सर। तो देखो एक फॉर्मूला होता है, अपने को क्या निकालना है? नेट एसेट अवेलेबल टू द इक्विटी होल्डर्स। वो एसेट, वो संपत्ति जो इक्विटी वाले के लिए अवेलेबल है, मतलब सबको देने के बाद जो बचेगा वो अमाउंट है नेट अवेलेबल टू इक्विटी होल्डर। यस सर। तो सर ये निकलेगा कैसे? देखो ये निकालने का एकदम सिंपल तरीका है। एक तो तरीका है कि आप क्या कीजिए, देखिए ये निकालने का क्या हुआ, सिंपल तरीका है। एक ये तरीका है, देखिए मतलब मैंने जो एरो किया है समझ लो। सन से बोल रहा है कि आप इसको ऐड करो, मतलब जितना भी एसेट है सबको जोड़ लो। मतलब मेरे पास फ्रिज भी है, मेरे पास लैपटॉप भी है, मेरे पास एसी भी है, सब एसेट्स को जोड़ लो। और जोड़ने के बाद जितना आपका लायबिलिटी है उसको माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो अमाउंट होगा क्या? नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी से होल्डर। तो एक तो ये फॉर्मूला हुआ। क्या हुआ सर? एसेट्स को जोड़ लो और लायबिलिटी से माइनस कर दो। एसेट को जोड़ लो, लायबिलिटी से माइनस कर दो। लायबिलिटी मतलब सिर्फ करेंट लायबिलिटी को माइनस कर दो। समझ में आया क्या बात? यस, एक्सटर्नल लायबिलिटी भी हो सकता है, वो हम लोग मेरे ऊपर छोड़ दो अभी। तो मैंने क्या बताया? फिक्स्ड एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी, तुम्हारा जो निकलेगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? नेट एसेट टू अवेलेबल टू इक्विटी होता है। ऑब्वियसली मैं बहुत कुछ इसको इग्नोर की है। एक फॉर्मूला होता है, एक ये अप्रोच होता है। या तो इस कैपिटल को रिजर्व के साथ आपस में जोड़ लो तो भी क्या निकल सकता है? ये
अब सर ये फॉर्मूला कैसे निकला, देखो मान लीजिए ये 1000 रुपया था, ये 200 रुपया था, ये 300 रुपया था, तो कितना का था सर, 1500 का था। ये मान लीजिए 1000 है, ये मान लीजिए 500 है, और ये है आपका नहीं सॉरी, ये मान लीजिए 300 का है, और ये है तुम्हारा 200 का। ठीक है। तो अब सोचो एक बार, यदि मेरे को नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी होल्डर निकालना है, तो मैंने यहाँ पे जोड़ा 1500 माइनस 300, कितना है सर, 1200 रुपया। अब ये दो जोड़ोगे तो भी 1200 आएगा। ओके सर, इसका मतलब ये हुआ कि आंसर दोनों का सेम आएगा, ऑब्वियसली सेम आएगा। ठीक है, फॉर्मूला मतलब ऐसे ही निकल के आया। ओके सर, क्लियर है सर, क्लियर। आइए सर आगे बताइए। तो हमारा नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी होल्डर निकालने का यहाँ पे दो फॉर्मूला है। एक तो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, पहला पहला फॉर्मूला, इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब कैपिटल को रिजर्व से जोड़ दिए। ओके सर, कैपिटल को रिजर्व से जोड़ दिए, और उससे एक चीज माइनस कर देना, वो होता है फिक्टिशियस एसेट। सर फिक्टिशियस एसेट क्या होता है, फालतू का एसेट्स को बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। सर में जो दिया रहेगा उसको क्या कर देना, माइनस करता है। इसका मतलब सर, एक फॉर्मूला है लायबिलिटी वाला, एक फॉर्मूला है एसेट्स वाला। सर एक फॉर्मूला है लायबिलिटी वाला, एक फॉर्मूला है एसेट्स वाला, एक फॉर्मूला है लायबिलिटी वाला, एक फॉर्मूला है एसेट्स वाला, एक फॉर्मूला है लायबिलिटी वाला, एक फॉर्मूला है एसेट्स वाला। सर लायबिलिटी में क्या करेंगे कि जितना भी कैपिटल है सबको जोड़ दो, कैपिटल से क्या कर दो, रिजर्व को जोड़ दो, कैपिटल रिजर्व को जोड़ दो, और उससे माइनस कर दो फिक्टिशियस एसेट्स को, तो जो निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी होल्डर। सर दोनों में से कोई एक फॉर्मूला पढ़ने से हो जाएगा, नहीं भाई, ये सम्स वाइज डिपेंड करेगा कि उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाने वाला है। वहां पे लायबिलिटी दिया हुआ तो लायबिलिटी लगेगा, एसेट्स दिया हुआ तो एसेट्स लगेगा, तो इसलिए आपको दोनों ही फॉर्मूला याद करके ये आपको बैलेंस शीट अपने माइंड में घूमना चाहिए, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने क्या बताया, पहला फॉर्मूला क्या था, इक्विटी प्लस रिजर्व, इक्विटी प्लस रिजर्व, इक्विटी प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, ये जो निकलेगा वो नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी होल्डर। अब आते हैं सेकंड फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला होता है फिक्स्ड एसेट्स, मतलब एसेट साइड में जितना भी एसेट था, फिक्स्ड एसेट बोलो या फिर करेंट एसेट बोलो, दो आपस में जोड़ दो। उसके बाद आप लायबिलिटी साइड में क्या करोगे, लायबिलिटी साइड में लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी दोनों को माइनस कर दोगे। उसके बाद भी आपको एक और चीज माइनस करना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल और एक अर्लियर डिविडेंड, ये दोनों को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो आएगा आगे क्या, नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी होल्डर। सर नहीं समझ में आएगा, आप क्या करोगे, एसेट साइड को सबको जोड़ दोगे, फिक्स्ड एसेट्स में फिर करंट एसेट को जोड़ दिए। ओके सर, फिक्स्ड एसेट्स करंट एसेट जोड़ दिए। उससे क्या माइनस करना है सर, जितना भी लायबिलिटी में है कैपिटल और रिजर्व को छोड़ के, जितना भी लायबिलिटी क्या क्या है सर, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी मतलब कैपिटल करंट लायबिलिटी है, दोनों को जोड़ दिए, उसको माइनस कर दिए। क्या कर लिए, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स से दोनों लायबिलिटी को क्या कर दिए, माइनस कर दिए। उसके बाद जो बचा उसमें से प्रीफरेंस और कैपिटल को भी माइनस कर दिए, और उसका डिविडेंड को भी माइनस कर दिए, तो जो बचेगा वो क्या होगा, नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर होगा। आई होप इट इज क्लियर, राइट। आई होप इट इज क्लियर। ओके 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 सर, एक बार यदि क्लियर है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए कि सर एकदम भयंकर वाला क्लियर है। ठीक है, फिर से मैं बताता हूँ, देखो फिर से देखो। मैंने क्या बताया आपको, आपको नेट एसेट्स अवेलेबल अवेलेबल टू इक्विटी से होल्डर यदि निकालना है, सर ये क्या लिख दिया सर, शॉर्ट फॉर्म लिखें भाई, नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी से होल्डर यदि निकालना है, तो फिर कैसे निकलेगा, एक फॉर्मूला है एसेट लायबिलिटी वाला। लायबिलिटी वाला क्या फॉर्मूला है सर, इक्विटी से कैपिटल को जोड़ दो, इसमें जोड़ दो क्या, रिजर्व को जोड़ दो, इससे माइनस कर दो क्या, फिक्टिशियस एसेट्स को माइनस कर दो, जो बचेगा जो अमाउंट आएगा क्या आएगा, नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी से होल्डर। एक और फॉर्मूला है, फिक्स्ड एसेट को जोड़ लो, करंट एसेट को जोड़ लो, माइनस कर दो। सर क्या माइनस करना है सर, एक तो है लॉन्ग टर्म कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को माइनस कर दो, करंट लायबिलिटी को माइनस कर दो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को माइनस कर दो, डिविडेंड को माइनस कर दो, जो बचेगा सारा का सारा अमाउंट क्या होगा, नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी से होल्डर होगा। आई होप इट इज क्लियर, राइट। ओके सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। देखिए, क्या हम लोगों का ये समझ हो गया है सर, ये टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट है। यस सर, आपको ये पता है ये नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है नंबर ऑफ शेयर बाय बाय। चलिए फटाफट से हम लोग एक सम्स करके आपको दिखाते हैं 2009 का चलिए देखिए, आइए। देखिए देखिए सम्स क्या है, सम्स एकदम सिंपल है, देखो क्या बोला है, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल इन रिलेशन टू एमको लिमिटेड। एमको लिमिटेड का एक तुम इन्फॉर्मेशन तुमको दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल दोनों का दिया हुआ है, देखो 50,000 प्लस 10,000। ओके सर, नेक्स्ट एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब बाहर का लायबिलिटी दिया हुआ है, रिजर्व दिया हुआ है, एसेट इंक्लूडिंग फिक्स्ड एसेट दिया 450। उसके बाद क्या बोला, देखो फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बोथ पेड अप शेयर वैल्यू पार्शियल वैल्यू। देखो यहाँ पे क्या करना है, बोल रहा है कि पहली बात तो मेथड का नाम बोला है इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब पहला वाला मेथड पूछ रहा है। दूसरा बोल रहा है कि आप इसको दो बार निकालो, एक बार फुल्ली पेड अप और एक बार पार्टली पेड अप। सर ये क्या होता है वो मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं बताता हूँ। देखो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा इक्विटी एस नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, बोल दो आउटस्टैंडिंग बोल सकते हैं सर। यस सर, लिखने का ट्यून है बस, अब समझ लो नंबर ऑफ शेयर है बात कर। देखिए
हम तो उसके लिए सबसे पहले निकालना पड़ेगा नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब देखो एक बार, सबसे पहले क्या दिया हुआ सर, 5000 इक्विटी। सर यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे आप फुल्ली पेडअप होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताओ, फुल्ली पेडअप होना चाहिए। यदि फुल्ली पेडअप नहीं है तो आपको फुल्ली पेडअप कन्वर्ट करके फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। सर नहीं समझ में आया, बताता हूँ देखो। बोला कि 5,000 शेयर है, 10 रुपए करके 50,000 दिया हुआ है, मतलब फुल्ली पेडअप है, अभी तक का पूरा अमाउंट पेमेंट मिल गया है। तो मैं लिख रहा हूँ इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है सर। अच्छा मैं बता दूं पहले, एक चीज़ और बता दूं। एक बार बताओ, इसमें मेरे को नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी से होल्डर निकालना है। सर कौन सा फॉर्मूला लगा है? दो फॉर्मूला था, एक एसेट्स वाला एक लायबिलिटी वाला। अब देखो एसेट्स वाला फॉर्मूला लग भी नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे फिक्स एसेट दिया नहीं है, करंट एसेट दिया नहीं है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते। तो लगा कौन सा सकते हैं सर, इक्विटी शेयर और रिजर्व वाला, क्योंकि देखो यहाँ पे रिजर्व भी है और इक्विटी भी है। तो इस तरीके से सम्स को देख के देखना पड़ेगा कि इसमें नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी होल्डर निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला सुटेबल है। क्लियर है क्या? यस सर, ठीक है। अब देखिए अब क्या क्या ये समझ में आया क्या? हाँ सर। इक्विटी शेयर होल्डर कैपिटल 5,000 50,000 रुपीज है। अब क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल एक और है सर। अब यहाँ पे देखोगे ना तो 2,000 शेयर था, 10 रुपया करके, बट 5 रुपया ही कॉल्ड अप। हम क्या बताए तुमको, इसको फुल्ली पेडअप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर आप यहाँ पे यदि 10,000 लिखते हो तो ये 10,000 कितना है, 2,000 इंटू 5 है। आपको इसको क्या करना पड़ेगा, फुल्ली बिल्डअप करना पड़ेगा। इसका मतलब इसका जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो अभी तक आपने मंगवाया नहीं है उसे बोलते हैं नोशनल। क्या बोलते हैं बताओ? नोशनल कैपिटल। नोशनल कैपिटल कितना रुपया है सर, 2,000 इंटू 5, जो भी मंगवाने वाले हो अभी तक मंगवाए नहीं हो। नोशनल का मतलब होता है कि ये होने वाला है बट अभी होगा नहीं, अभी हुआ नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं 10,000। इसको भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ओके सर, यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि आपको जब भी आप ये नेट एसेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी होल्डर निकालोगे तो वहां पे जो शेयर कैपिटल लेते हो, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे यदि आप शेयर कैपिटल लेते हो तो ये फुल्ली पेडअप का होना चाहिए। यदि फुल्ली पेडअप नहीं है तो उसको कन्वर्ट करके फिर क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया क्या? यस सर। तो आप यहाँ पे कर दिए। और क्या फॉर्मूला में क्या होता है, इक्विटी हो गया। कैपिटल से क्या करते हैं, वो रिजर्व को जोड़ते हैं। एक्सटर्नल लायबिलिटी से कोई मतलब है नहीं सर, सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए दिया हुआ है। रिजर्व को जोड़ देंगे, यस सर, रिजर्व को जोड़ दीजिए सर, जोड़े 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 जोड़े। ऐड रिजर्व कितना था, 5,000 रुपया। रिजर्व इज द 5,000 रुपीज। सर और फिक्टिशियस ऐसा दिया हुआ है कितना रुपए का, 450 रुपए का माइनस कर देते हैं। लेस फिक्टिशियस एसेट्स कितना, 450 रुपए का। ये माइनस करने के बाद जो अमाउंट आ रहा है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड योर नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी से होल्डर। फटाफट से बताइए कितना ये आ रहा है, 74,550 रुपीज। ओके सर, तो ये अमाउंट आ रहा है ऊपर का 74,550 रुपया। डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी सर, कितना है सर, एक 5,000 यहाँ पे, 2,000 यहाँ पे, तो 7,000 हो जाएगा। आप 7,000 से डिवाइड करो तो बताओ कितना है। आ रहा है आपका आंसर 10 रुपया। ये आपका आंसर आ रहा है 10 रुपया 65 पैसा। याद रखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं, यहाँ पे लिए फुल्ली पेडअप का। यहाँ पे फुल्ली पेडअप लिए थे ना, फुल्ली पेडअप का लिए थे। बट यहाँ पे बोला है कि एक बार फुल्ली पेडअप निकालिए और एक बार पार्टली पेडअप निकालिए। पार्टली पेडअप यदि निकालना होगा तो क्या करेंगे, पार्टली पेडअप यदि निकालना होगा, पार्टली पेडअप। तो आपका देखिए शेयर का दाम कितना है, निकाले आप 6 रुपया 65 पैसा, 10 रुपया 65 पैसा। उसमें से जितना आपने अभी तक कॉल्ड अप नहीं किया है उस अमाउंट को माइनस कर दीजिए। देखिए 5 रुपया % आपने कॉल्ड अप किया था, तो 5 रुपया नहीं किया है, जो नहीं किया उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। तो कितना आ जाएगा सर, 5 रुपया 65 पैसा इज द पार्टली पेड। फुल्ली पेडअप होगा 10 रुपया 65 और पार्टली पेडअप का आंसर क्या होगा, 5 रुपया 65। ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, सोचिएगा कितना आसान है। सर जनरल में आया था, अरे क्या हो गया, जनरल में आया था तो क्या ऑनर्स में भी आ सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग इसलिए इजी पकड़े ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। समझ में आया क्या ये बात, माइंड में क्लियर है क्या? यस सर, क्लियर है सर। आगे बढ़े, यस सर। चलिए आगे देखते हैं। यदि आगे देखोगे, यदि मैं फर्स्ट मेथड के बारे में बात करूं तो फर्स्ट मेथड में एक बार और पेपर आया है, ये 2012 में आया हुआ। चलिए 2012 का पेपर एक बार देख लेते हैं। 2012, 2012, ये देखिए, ये 2012 में आया हुआ है। देखिए 2012 का सम्स है, देख पा रहे हो। सम्स को पहले पढ़ेंगे। डायमंड लिमिटेड एक कंपनी है जो कि 31 दिन 2019 को अपना बैलेंस शीट तुमको बना के दे दिया है।
ठीक है। नीचे तुमको बोला है करंट कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी 3,70,000, इतना इतना। तुमको क्या बोलने के लिए बोला लास्ट, फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द ईच इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। मतलब आपको वही फर्स्ट मेथड के हिसाब से वैल्यू ऑफ शेयर पूछा है। अब देखो, जैसे आप देखोगे ना इंट्रिंसिक वैल्यू, आपको समझ में आ गया होगा कि वैल्यू ऑफ शेयर निकालना है। फॉर्मूला आपका क्या होगा, वही इक्विटी, सॉरी, नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। तो सर अब नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी होल्डर निकालना पड़ेगा सर, ये सर निकालना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आप थोड़ा सा सोचोगे, देखो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, सम से इंक्लूसिव वैल्यू देखते ही आप फॉर्मूला लिखोगे कॉपी में। उसके बाद आप ध्यान दोगे कि इसमें जो नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी होल्डर है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा के लगाए, पहला कि दूसरा। अभी मैं मेरे को बताइए, पहला लगाएंगे कि दूसरा लगाएंगे, सोचिए बार आराम से। बोले 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 बोले। चलिए बताते देखिए, हम लोग यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट बेटर वे होगा आपका सेकंड फॉर्मूला, मतलब एसेट्स फॉर्मूला। ये कैसे पता चला, देखो एक बार। यहाँ पे देखो नीचे एसेट्स का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब प्लांट और मशीनरी का वैल्यू अब 2,20,000, पहले 2,20,000 था, अब 3,70,000 हो गया। कभी भी ऐसा दिया रहा है, मतलब अब वैल्यूएशन चेंज हो चुका है, रीवैल्यूएशन हो गया। तो उस केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा सर, उस केसेस में आपको नए वाले तरीके से ही सम्स करना पड़ेगा, मतलब नया वाला वैल्यू को लेके ही क्या करना पड़ेगा, सेकंड वाला फॉर्मूला करके सम्स करना पड़ेगा। ओके सर। आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 10,000, वैल्यू कितना था पहले, 40। ओके सर। 50% डेटर्स, तो आपका डेटर्स जो था, अच्छा इन्वेंट्रीज में ना 1,00,000 रुपए, इसका वैल्यू एक हो गया 1,00,000 रुपया। डेटर्स का वैल्यू 40 की जगह पे 20, 50% डाउटफुल है, डाउटफुल हो गया, मतलब बैड डेट यदि माइनस कर दोगे तो बचेगा 20,000 रुपए इज द डेटर्स। और लास्ट तुम्हारा प्रेफरेंशियल डिविडेंड का अमाउंट दिया हुआ है यहाँ पे, प्रेफरेंशियल डिविडेंड का अमाउंट ये वाला। ठीक है। चलिए फटाफट से पहले नेट अवेलेबल टू इक्विटी से होल्डर निकालते हैं, आइए करते हैं नीचे में। यदि मैं बात करूँ ऐसे निकालूं, नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी से होल्डर, आप लिखोगे ऊपर में, हाँ, स्टेटमेंट स्वइंग कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी से होल्डर। ठीक है, मैं यहाँ पे फॉर्मेट के ऊपर अभी फोकस नहीं कर रहा। ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, आप करोगे प्लांट एंड मशीनरी, जितना भी फिक्स्ड एसेट्स है, प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है। कितना रुपया सर, 3,70,000। याद करना, गलती मत करना। हाँ, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ऊपर वाला वैल्यू ले लेते हैं, ये बहुत बड़ा गलती है, ध्यान रखना। आपको नीचे वाला ही वैल्यू लेना है हमेशा, मतलब नया वाला वैल्यू लेना है। उसके बाद सर क्या दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट 40 का जगह पे अब इन्वेस्टमेंट कितना हो गया सर, 10। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये। ठीक है। ओके सर। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, उसके बाद इन्वेंट्रीज 80। इन्वेंट्रीज था कितना सर, इन्वेंट्री था कितना, 80, अब हो गया कितना, एक। तो अब आपके यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा सर, इन्वेंट्री कितना रुपया सर, 1,00,000 रुपया। ओके सर, क्लियर है सर, मतलब नया वाला बैलेंस लेना है बोले, हाँ। आगे देखो, डेटर्स हो गया, डेटर्स था पहले 40,000 रुपया, 50% डाउटफुल डेट है, तो 40,000 का 50% माइनस करो तो बचेगा कितना, 20,000। तो 20,000 इज डेटर्स, तो डेटर्स का अमाउंट कितना लिखोगे, 20,000। ओके सर। लास्ट तुम्हारा क्या है, कैश एट बैंक, तो कैश को आप यहाँ पे जोड़ोगे, कितना रुपया सर, कैश का अमाउंट कुछ नहीं बोला तो 40 का 40 उतर जाएगा। फॉर्मूला क्या था, फिक्स एसेट्स को जोड़ना, करेंट एसेट को जोड़ना, मैंने कर दिया। उससे क्या माइनस करते हैं, याद करो, सारा का सारा एक्सटर्नल लायबिलिटी को माइनस कर देते हैं। एक्सटर्नल लायबिलिटी सर यहाँ पे क्या क्या है सर, एक्सटर्नल लायबिलिटी देखो यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, और करेंट लायबिलिटी क्या है, 80,000 है। तो मैंने 1,40,000, 1,40,000 और 80,000 दोनों को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है सर। ओके सर, क्लियर है सर, क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है। चलिए आइए देखिए, ये क्या था सर, ये 40,000 जो 80,000 मैंने लेस किया है, ये 1,40,000 जो मैंने लेस किया है, ये क्या है, ये है तुम्हारा क्या, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लिखोगे यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग। सर ये क्या है, ये है करेंट लायबिलिटी। क्लियर है क्या, यस सर। ओके। अब क्या करते थे, अब क्या करते थे बताओ, फॉर्मूला याद है ना, फॉर्मूला क्या था, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी माइनस करेंट लायबिलिटी। उसके बाद प्रेफरेंशियल शेयर्स और उसका डिविडेंड भी माइनस करते थे। देखो प्रेफरेंशियल शेयर कितना दिया हुआ सर, 60,000 रुपया, क्या लेस कर दें, यस लेस कर दीजिए, लेस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना रुपया, 60,000 रुपया को भी लेस कर दोगे। और क्या लेस होगा था सर, डिविडेंड, यदि प्रेफरेंशियल डिविडेंड है, यदि प्रेफरेंस शेयर का, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड यदि है तो वो भी लेस कर दो। सर डिविडेंड का अमाउंट कुछ दिया है क्या, देखो एक बार, बोल रहे हैं डिविडेंड का अमाउंट कितना है, 9% है, 60,000 का। और नीचे आपको बोला है प्रेफरेंस शेयर के बारे में, देखो ये पॉइंट नंबर डी, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इज अरियर फॉर द लास्ट 5 साल, मतलब लास्ट 5 साल का डिविडेंड का अमाउंट है जो आप अभी तक पेमेंट नहीं किए हो। तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, उसको लेस करोगे। तो आप कितना अमाउंट है सर, कितना अमाउंट है, कितना अमाउंट था, 9, कितना था, 9% ऑफ कितना अमाउंट, 60,000 रुपये। 9% ऑफ 60,000 रुपये, ये 1 साल का निकला सर। इस तरीके से आपको 5 साल से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 5 साल का बाकी है। तो कितना, ठीक है, ये अमाउंट आ जाएगा 27,000। ओके सर, आइए
ओके। अच्छा, एक और चीज देख लेते हैं, एक बार देख लेना, हमेशा संग देख लेना कि क्या हमारा पूरा से इक्विटी शेयर्स फुल्ली पेड अप है कि नहीं। यदि फुल्ली पेड अप है तब तो कोई बात नहीं, पेड अप नहीं है तो आपको फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा। ओके सर, यहाँ पे देखो, पहला तो फुल्ली पेड अप था, फुल्ली पेड अप है, बट सेकंड वाला देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, ₹6 पेड अप, मतलब ₹4 अभी भी बाकी है। ओके सर, ₹4 अभी बाकी है। मतलब सर आपको इसमें भी नोशनल कॉल को ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर? नोशनल ऐड कॉल को ऐड करना पड़ेगा, हमेशा करना पड़ेगा ऐसा। नोशनल कॉल को ऐड करना पड़ेगा सर। ये कब ऐड किया करेंगे? भी जब भी ये पार्शियल पेड अप रहेगा तो कितना शेयर था सर? 20,000 इंटू ₹4। सर ये कहाँ पे आया देखो, क्या बोला देखो सर में, 20,000 शेयर था, ₹10 करके था, बट ₹6 अभी तक पेड अप हुआ है, मतलब ₹4 अभी पेड अप नहीं हुआ है। तो आप क्या करोगे, 20,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका अमाउंट को जोड़ दोगे। कितना अमाउंट आएगा सर? यह अमाउंट आएगा ₹80,000 इज द टोटल अमाउंट। अब आपको जोड़ जोड़ जाड़ के बताना है कितना अमाउंट आ रहा है, फटाफट से बताइए कितना आ रहा है, जल्दी से। द आंसर इज 3,13,000। ठीक है, अब एक बार देख लेना, मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ तो हो सकता है मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो। ठीक है, आप अच्छे तरीके से एक बार देख लेना। ठीक है, 3,13,000 क्या है ये अपना नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर है, 3,13,000 का। अब यदि मेरे साथ करो तो ठीक है, मेरे साथ नहीं करो तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। 3,13,000 का हम लोग यहाँ पे क्या 3,13,000 लिख सकते हैं सर? ये सर 3,13,000 लिख सकते हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटीज है सर। नंबर ऑफ इक्विटीज कितना होगा सर? क्या 15, 20 और इसका भी जोड़ दें क्या? नहीं, सिर्फ इक्विटी शेयर्स। 15, 20 कितना होगा सर? 35,000। तो डिवाइड बाय क्या करेंगे? 35,000 डिवाइड करेंगे, तो बताइए कितना आ रहा है वैल्यू। ये अमाउंट आ रहा है 8.9, द अमाउंट कम्स टू 8.94। ठीक है, ये किसका आया? वैल्यू ऑफ शेयर्स। अच्छा, इसमें भी क्वेश्चन पूछा था क्या? देखो तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा था, पार्शियली क्या पूछा था क्या? नहीं पूछा था। तो आप यहाँ करके भी छोड़ सकते हो, बट एक काम करना, मेरा मानना है कि आप क्या करोगे, वैल्यू ऑफ शेयर पार्शियल यदि निकालना है तो कैसे निकालोगे, मैंने बताया था ऑलरेडी कि जो अमाउंट आया है उसमें से जितना कॉल्ड अप नहीं हुआ था उसको माइनस कर दो, ₹4 का क्या कर दो, इसमें से माइनस कर दो। तो जो निकलेगा ना 4.94 इज योर वॉट, पार्शियल शेयर्स का। तो ये आप निकाल के आ जाना, एग्जाम में पूछे या नहीं पूछे, निकाल के आ जाना। दिस इज योर आंसर 2012 का। समझ में आया क्या बच्चों? यस सर। ठीक है सर। ठीक है, चलिए आइए और देखते हैं। चलिए, हम लोगों ने यहाँ पे 2 साल का कवर किया, मेथड पढ़ा और 2 साल का कवर भी कर दिया। ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अभी हम लोग देख लेते हैं 2013 का सम्स। ठीक है, आइए 2013 का ऑनर्स का सम्स। 2010 का ऑनर्स का है। हम्म, देखिए, देखिए, इसमें दो मेथड पूछे, देखिए, एक तो एसेट बैकिंग मेथड से करना है और एक बार अर्निंग यील्ड मेथड से करना है। एक काम करते हैं, पहले अर्निंग यील्ड वाला मेथड भी है, एक बार थोड़ा सा समझा देते हैं, उसके बाद ये सम्स करते हैं। सेकंड मेथड का नाम क्या था? सेकंड मेथड का नाम है अर्निंग और या फिर यील्ड मेथड, यील्ड वैल्यू मेथड। देखिए, देखिए, इसमें फॉर्मूला होता है पेड अप वैल्यू पर शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जितना एक्सपेक्ट करते हो, मतलब हमको चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन से 10% का रिटर्न, उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न, उसको ऊपर रखेंगे और डिवाइड बाय करेंगे जितना नॉर्मली हम लोगों को मिलता है। देखिए, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 10% मिले और मेरे को नॉर्मली इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में 8% मिलता है, तो 10 डिवाइड बाई 8 करेंगे। ओके सर, जितना हमको चाहिए उतना ऊपर, डिवाइड बाई जितना हमको चाहिए उसको ऊपर रखते हैं, डिवाइडेड बाई जितना हमको चाहिए उसको ऊपर रखते हैं, डिवाइडेड बाई जितना नॉर्मली मिलता है। जितना चाहिए डिवाइड बाई जितना मिलता है, जितना चाहिए डिवाइड बाई जितना मिलता है। फॉर्मूला क्या होगा? पेड अप शेयर कैप, पेड अप शेयर पर शेयर, पेड अप वैल्यू पर शेयर इनटू जितना चाहिए डिवाइड बाई जितना मिलता है। ठीक है, फॉर्मूला याद रहेगा सर। तो यहाँ पे देखो, तो ये सम्स करने का मतलब है कि आपका ये भी कवर हो जाएगा। ओके सर, क्लियर है सर, क्लियर है। आइए बताइए सर, आइए बताते हैं। एक मिनट अच्छा। आइए, तो पहले हम एसेट बैकिंग मेथड से पहले सम्स को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इसी सम्स को अर्निंग वैल्यू का मेथड से भी वैल्यू शेयर निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैंने बताया था एसेट बैकिंग मेथड, आपको फॉर्मूला देखते ही क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा आपको? पहले लिखना पड़ेगा वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, मैं यहाँ पे लाइन कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर रहे कि इसके बात का समझ है। ठीक है, वैल्यू ऑफ शेयर का फॉर्मूला क्या होता है? नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड क्या करेंगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर।
इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये निकालना पड़ेगा। यस सर। अब अभी इसमें देखिए कि आप इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हो। देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज दिया हुआ है, देखो टेंजिबल एसेट दिया हुआ है, गुडविल, करेंट एसेट्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, ये सब चीज दिया हुआ है। और करंट लायबिलिटी डिवेंचर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एसेट्स के बारे में बोला है, तो नेट प्रॉफिट के बारे में बोला है, ओके सर। उसके बाद फिर ये चीज दिया हुआ है। अब बताइए मेरे को कि यहाँ पे क्या लायबिलिटी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं? लगा सकते हैं? सोचो। आंसर इज नहीं सर। अब यहाँ पे एसेट्स का फॉर्मूला लगा के हम कंप्लीट करो। मैं यहाँ पे अब थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एसेट दिया हुआ है, तो यहाँ पे टेंजिबल एसेट्स 5,80,000। गुडविल को जोड़ दो सर, ऐसा 50,000 का जोड़ दीजिए। उसका सर करेंट एसेट दिया हुआ है, इसको भी जोड़ दीजिए। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हाँ, आप लिख लीजिएगा बस। ठीक है। ठीक है। उसका फॉर्मूला वाइज क्या कर देते हैं सर, फॉर्मूला वाइज हम लोगों को डिवेंचर वगैरह लेस कर सकते हैं। डिवेंचर कितना दिया हुआ है? 1,00,000 रुपया। लेस करो डिवेंचर 1,00,000 रुपया। सर उसके बाद क्या है, करंट लायबिलिटी, ये भी लेस करो 1,30,000 रुपया। अच्छा, एक और कंफ्यूजन है कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर सर ये क्यों नहीं किया? अरे भैया, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज अ काइंड ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स, यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। क्या लेस करते थे सर उसके बाद? उसके बाद लेस करते थे प्रेफरेंस शेयर। देखो तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ है? नहीं सर, सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर दिया नहीं है, तो अपना यही वाला जो अमाउंट आ जाएगा तुम्हारा नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर हो जाएगा। आप एग्जाम में ऐसे लिखोगे, मार्क्स काट करके जीरो दे देगा, याद रखना। आपको पूरा लिखना है, ठीक है। मैं पास हो चुका हूँ, आप पास नहीं हुए हो अभी तक, हाँ। ये अमाउंट आ रहा है, बताइए, 5,80,000 रुपया। क्या हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं? यस सर, 5,80,000 हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। डिवाइड ऑन नंबर ऑफ शेयर कितना दिया हुआ सर? नंबर ऑफ शेयर दे दिया कितना रुपया? 40,000 रुपया। डिवाइड कर देते हैं, कितना आ रहा बताइए? ये आ रहा है 14 रुपये 50 पैसा। ठीक है। अब सर सोचिए सर, यहाँ पे भी वो पार्शियल पेडअप निकाल सकते हैं। पार्शियल पेडअप का देखो संस में दिया ही नहीं है, बस एक ही शेयर ही था। दिया ही नहीं तो निकालने का स्कोप ही नहीं है। ठीक है। चलिए सर, सेकंड मेथड बताइए सर, अर्निंग यील्ड मेथड। आइए, अर्निंग यील्ड मेथड में फॉर्मूला क्या था? मैं यहाँ पे लिखूँ क्या? नहीं, देखिए, अर्निंग यील्ड मेथड में फॉर्मूला क्या था? अर्निंग यील्ड मेथड में शेयर का फॉर्मूला था पेड अप शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई क्या करना है, जितना चाहिए डिवाइड बाय जितना चाहिए को क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न। और जितना मिल रहा है नॉर्मल रिटर्न। ठीक है। तब देखो एक बार, पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब होता है शेयर कैपिटल का दाम 40,000 रुपये, इक्विटी शेयर का फुल्ली पेड अप शेयर का दाम कितना? 10 रुपये। 10 रुपये दिया हुआ है सर। एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं दिया हुआ, सर निकालना पड़ेगा। यहाँ पे दिया हुआ है नॉर्मल रिटर्न। देखो नॉर्मल रिटर्न यहाँ पे दिया हुआ है कि नॉर्मली फेयर रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10% है। ये 10% दिया हुआ है, ढूंढ के देखना पैसे खाती बस। अब खाली तुमको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है, मतलब तुमको कितना रिटर्न चाहिए। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकलेगा सर? देखो एक बार, एक्सपेक्टेड रिटर्न तुमको कितना रिटर्न चाहिए। ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुमको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है आफ्टर टैक्स का, 1 साल का, 1 साल का, 2 साल का एंड 3 साल का। ठीक हो, क्या दिया हुआ है? नेट प्रॉफिट। अब क्या करोगे, इसका एवरेज निकालोगे। पहले पहले तो इसका एवरेज निकालो। मैं यहाँ निकालता हूँ, यहाँ पे करता हूँ। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कि नॉर्मल रिटर्न, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकलेगा। तो कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा बताओ। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एक 51,600 प्लस 52,000 प्लस 51,650 डिवाइड बाई 3 कर कितना आ रहा है बताओ? यह रहा है 51,000। ठीक है, आप एक बार कर लेना। क्या करें, क्या क्या मैंने किया, लास्ट 3 साल का जो प्रॉफिट दिया हुआ ना, 51,600 प्लस 52,000 प्लस 51,650 डिवाइड बाई 3 करोगे तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है सर? एवरेज प्रॉफिट आपका अमाउंट आ रहा है, 51,750 रुपया। क्लियर है सर? यस सर। इससे आपको लेस कर देते हो, एवरेजली इस कंपनी इतना कमाता है, ठीक है। एवरेज में इतना कंपनी कमाया है। अब इसमें से देखो संस में क्या बोला था कि आपको 20% ऑफ प्लेस्ड रिजर्व, मतलब इस प्रॉफिट का 20% ऑफ रिजर्व को ट्रांसफर कर देते। तो मैंने रिजर्व का 20% क्या करोगे, माइनस कर दोगे। तो 51,750 का 20% करोगे तो अमाउंट आएगा 10,350 रुपया। आप माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा ना, ये होगा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी होल्डर। बताओ कितना आ रहा है? ये कितना आ रहा है? 41,400 रुपया। सर नहीं समझ में आया, देखिए। नॉर्मली कंपनी कितना कमाता है? 51,750। इससे आप क्या करते हैं, रिजर्व को लेस कर दे 20%, अमाउंट जो आएगा तुम्हारा अर्निंग अवेलेबल टू क्रेडिट हो जाएगा। देखो, आप 41,400 कमा रहे हो। एक्सपेक्टेड रिटर्न का मतलब क्या होता है, कितना रिटर्न चाहिए। आप 41,400 कमा रहे हो, कितना का कैपिटल करके सर, कैपिटल कितने का है? 40,000 प्लस 10, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आ जाए? 4 लाख रुपए को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला क्या क्या बताया मैंने?
अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी से होल्डर डिवाइडेड बाई नंबर डिवाइड बाई टोटल वैल्यू ऑफ शेयर, तो कितना आ जाएगा 10%, 10 पॉइंट आपका आ जाएगा 35%। बस सर ये निकल गया। अब आपको यहाँ पे खाली पुट कर देना है बस। ठीक है। देखिए नॉर्मली आप एक बार पहले पढ़े होगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। अभी भी आपको समझ में आ रहा होगा, सिर्फ फॉर्मूला वाइज यदि आपको समझ में आ जाए तो आपको क्लियर होगा। ठीक है। बस आपको पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, 10 रुपया 35 पैसा इज योर आंसर एज पर इल्ड मेथड। क्लियर है कैसा? यस सर। इसके मतलब इल्ड मेथड के हिसाब से फॉर्मूला का आंसर है 10 रुपया 35 पैसा, और इसका इसका फॉर्मूला है 14 रुपया, इसका आंसर है 14 रुपया 50 पैसा। क्लियर है क्या? ओके सर। नाउ हम लोगों ने दो मेथड कर लिया। पहला मेथड क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था, उसमें मैंने 3 क्वेश्चन करवा दिए यहाँ पे आपको। यहाँ पे आपका इस पर्टिकुलर इसमें आपका बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व भी दिया हुआ है, आप करोगे बन जाएगा। हम लोगों ने हम लोगों ने यहाँ पे आपको दो करवा दिया, ये और ये दोनों करवा दिया। इसमें 3 क्वेश्चन करा दिया, इसमें मैंने एक क्वेश्चन करा दिया, आपको क्लियर है। और बाकी का कुछ करना नहीं है। ठीक है। अब बच्चे का तुम्हारा फेयर वैल्यू मेथड ये वाला। ठीक है। फेयर वैल्यू एक ही बार एग्जाम में आया हुआ है 2014 के ऑनर्स में। और यहाँ पे आपका एक प्राइस अर्निंग का मेथड का फॉर्मूला आया था ये वाला 2011-2019 में। ठीक है। तो हम 2019 का हमसे एक बार जरूर कराएंगे। आते हैं 2019 के पेपर में। देखिए आइए। देखिए 2019 यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 2019 का पेपर। यहाँ पे क्या बोला है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व दिया हुआ है, एक्सटर्नल लायबिलिटी दिया हुआ है, प्रॉफिट, रिवोल्यूशन टेंजिबल सब चीज दिया हुआ है। ठीक है। उसका दिया हुआ नीचे आपको एसेट बैकिंग मेथड, मतलब पहला मेथड से करना है, दूसरा क्या है अर्निंग यील्ड मेथड, तीसरा मेथड से करना है। फटाफट से खुद से एक बार करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज करके। ठीक है। ऑलमोस्ट सिमिलर सम्स है इसके पहले वाले जैसे देखे थे बार। ठीक है। क्योंकि अर्निंग है ये है। ठीक है। अर्निंग यील्ड मेथड मैंने ऑलरेडी बता ही दिया, आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया ही हुआ है। ठीक है। लीजिए एक काम करो, ये सम से बार कर लेना, मैं आपको यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है। अभी समझो एक बार। अभी आपको बेसिकली सब सम्स करना चाहिए। ठीक है। कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए कि सर ये क्वेश्चन नंबर में हमको डाउट है, तो मैं जरूर से आपको हेल्प करूंगा। ठीक है। ये आपका देखिए मैंने दो मेथड यहाँ पे अभी आपको बता दिया, दो मेथड आपके पढ़ के जाओ। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप इतना तो नहीं पढ़ सकते, दो मेथड पढ़ के जाओ। एक मैं खाली मैं बता देता हूँ अभी, प्राइस अर्निंग रेशियो, पी रेशियो क्या होता है मैं बता देता हूँ, बस इसको समझ के जाना है बस। पी रेशियो एग्जैक्टली क्या होता है समझना है बस। देखो पी होता है, जैसे मान लो कोई कंपनी से, मान लो रिलायंस, रिलायंस का अर्निंग ईपीएस है मान लो 40। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। सर इसका मतलब क्या होता है, देखो एक बार कोई कंपनी मान लीजिए 4,000 रुपया कमाया। ठीक है। और उस कंपनी का नंबर ऑफ शेयर है मान लो 100, तो मैं यदि डिवाइड करता हूं तो आ जाएगा 40 रुपया। इसका मतलब कंपनी का नंबर ऑफ शेयर है 100 और कंपनी का टोटल प्रॉफिट है 4,000। इसका मतलब कि सर पर शेयर पे कंपनी कितना कमाया सर, 40 रुपया। इसी पर शेयर के कंपनी को बोलते हैं सर ईपीएस। क्या बोलते हैं बताओ, ईपीएस। अच्छा एक बात बताओ, 40 रुपये मैंने निकाला कि इस कंपनी का ईपीएस है 40 रुपया। जब मैं मार्केट प्राइस देखता हूं उसका, मार्केट प्राइस मार्केट प्राइस देखता हूं तो क्या 40 रुपया ही मार्केट प्राइस दिखेगा कि इससे ज्यादा कम दिखेगा? अच्छा सर ज्यादा भी दिख सकता है। मान लीजिए इसका मार्केट प्राइस दिख रहा है 160 रुपया। क्या मैंने बताया कि भी हम लोगों ने ईपीएस निकाला, हम लोगों ने ईपीएस निकाला तो क्या निकला 40 रुपया, और हम लोगों ने जब इसका मार्केट प्राइस निकाला तो क्या निकला 160 रुपया। इसका मतलब एक बात बताइए, कंपनी कितना मल्टीपल में काम कर रहा है, मतलब कंपनी 4 मल्टीपल में काम कर। यस सर। इस 4 मल्टीपल्स को ही बोलते हैं पी रेशियो। क्या बोलते हैं बताओ, पीई रेशियो। ठीक है। तो पी रेशियो का मतलब यही होता है। पी रेशियो तुमको समझ में दिया रहेगा, देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है। पी रेशियो आपको समझ में दिया रहेगा। पी रेशियो क्या रहेगा समझ में दिया रहेगा, यदि आप उसको ईपीएस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मार्केट प्राइस आ जाएगा। जैसे अभी मैंने बताया था ना, 40 4 कर दो 160 रुपया गया, इट्स मार्केट प्राइस। समझ में आया क्या? यस सर समझ में आ गया। सर ये एक बार थोड़ा सा पढ़ के चल जाना काफी। बस ये वाला फॉर्मूला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना करके जाओ। 3 मेथड मैंने बताया, ये और ये तीन तीन मिनट पढ़ के जाओ। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बस इतने से ज्यादा आप नहीं पढ़ सकते। ठीक है। ईएस आपका यहाँ पे दिया हुआ है, मैं पूरा मैंने सॉल्व नहीं किया, बट हाँ जितना इंपॉर्टेंट था मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। ठीक है। आप यहाँ पे ईयर सॉल्व कर सकते हो, जरा सा भी कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं जरूर कोशिश करूंगा उसको ठीक करने का। ठीक है। तो मिलते हैं फिर, बाय, थैंक यू।